देखिए डेटा देख रहे थे एक्सटर्नल डेट का, अगर आप बात करेंगे इंडिया का कर्ज की बात करें अगर, तो इंडिया का ओवरऑल डेट कितना है 122.9% ऑफ जीडीपी। ध्यान रखिएगा 100% से ज़्यादा है ओवरऑल डेट। ठीक है, इंडिया का गवर्नमेंट का डेट कितना है, ये 68.1% ऑफ जीडीपी है। ठीक है, इंडिया का प्राइवेट का डेट कितना है, कर्ज कितना है, ये 54.8% ऑफ जीडीपी। ये सब मैंने बीच से निकाला है, जो आपका ये इकोनॉमिक सर्वे है, इंपॉर्टेंट डेटा इसलिए पहले बता दिया। फैक्ट है, रट लीजिएगा। एक्सटर्नल डेट टू जीडीपी रेशियो 21.6% है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और अगर आप बात करेंगे इंडिया का टोटल पब्लिक जो डेट है उसमें से 70% सेंट्रल गवर्नमेंट ने लिया है, 30% स्टेट गवर्नमेंट ने लिया है। अगर एक्सटर्नल डेट की बात कर रहे हैं, देखिए एक्सटर्नल डेट हमारा कम ही है एक्चुअली, और एक्सटर्नल डेट में सबसे बड़ा कंपोनेंट कौन सा है, ईसीबी एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग, और दूसरा है आपका एनआरआई डिपॉजिट। ये जरूर याद रखिएगा, कई बार ये भी पूछ सकते हैं। ठीक है, ये बहुत ही मतलब मैंने ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डेटा आता है एग्जाम में क्वेश्चन, उसी को यहाँ पे लिखा हुआ है। ये फैक्ट आप ध्यान से देखिए, बाकी आगे तो एक्सप्लेन कर ही रहे हैं। सबसे ज्यादा एफडीआई किस फील्ड में आया, अगर ये पूछ लिया गया तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर फील्ड में आया। ये पूरा एक ही है, ये पूरा। ठीक है, तीन नहीं है, एक ही है ये। ठीक, सबसे ज्यादा एफडीआई किस कंट्री से आया, सिंगापुर से आया। बाकी डिटेल अभी हम लोग देखेंगे। नंबर 1 पे सिंगापुर से आया, नंबर 2 पे यूएसए से। स्टेट वाइज किस राज्य में सबसे ज्यादा एफडीआई आया, गुजरात में सबसे ज्यादा आया। बिल्कुल इंपॉर्टेंट डेटा है जो आ सकता है, ध्यान रखिएगा इसको। दुनिया का सबसे ज्यादा कर्जदार देश कौन सा है, यूएसए है। इंडिया 23rd नंबर पे है। फॉरेक्स रिजर्व जो होता है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, उसका सबसे बड़ा कंपोनेंट कौन सा है, फॉरेन करेंसी एसेट। नंबर 2 पे गोल्ड है, नंबर 3 पे रिजर्व पोजीशन इन आईएमएफ है, यहाँ पे वर्ल्ड बैंक नहीं है, कंफ्यूज कर सकते हैं आप लोग को। ये चौथे नंबर पे एसडीआर है। अच्छा, फॉरेन करेंसी में भी सिक्योरिटी लेते हैं, ज्यादातर ये यूएस डोमिनेटेड होता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। दुनिया में सबसे ज्यादा फॉरेक्स रिजर्व किसके पास है, चाइना के पास है। इंडिया जो है 5th नंबर पे है। ठीक, इंडिया के सर्विस एक्सपोर्ट में सबसे ज्यादा क्या एक्सपोर्ट करते हैं हम, सबसे ज्यादा सॉफ्टवेयर सर्विसेज एक्सपोर्ट करते हैं, 49% करते हैं। टोटल जो हमारा सर्विस एक्सपोर्ट है उसमें 49% हम सॉफ्टवेयर को एक्सपोर्ट करते हैं। ये नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन है, इसका कुछ इंपॉर्टेंट डेटा लिखा हुआ है। 2019 में पीएम की स्पीच हुई थी, उसमें इन्होंने मेंशन किया था नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर जो आपका ये पाइपलाइन है, और इस समय 7400 के आसपास प्रोजेक्ट हैं, 34 सेक्टर हैं। इसकी ड्यूरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, 2020 से लेकर 25 तक ये लागू किया जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। इसके लिए एक टास्क फोर्स बनाया गया था जिसके हेड थे अतानु चक्रवर्ती, और इसमें 100 करोड़ से ज्यादा के प्रोजेक्ट यहाँ पे लिए जाएंगे। सबसे ज्यादा प्रोजेक्ट इसमें एनर्जी सेक्टर के थे। एक ग्राफ बना हुआ था, अब आपने शायद बजट में भी मैंने दिखाया होगा, फिर दिखाऊंगा अभी। बेयर नेसेसिटी इंडेक्स, ये सब हिंदी में भी दिया है आगे, यहाँ पे समझने वाली भाषा में लिखा है। ठीक है, इकोनॉमिक सर्वे ने दिया 26 इंडिकेटर है, ध्यान रखिएगा, नंबर याद कर लीजिएगा, 26 5 डायमेंशन है, सैनिटेशन, वाटर, और जो है आपका ये हाउसिंग है, माइक्रो एनवायरनमेंट, अदर फैसिलिटी है। इसमें टॉप किसने किया, केरल, पंजाब, हरियाणा ने। बाकी हम लोग आगे देखेंगे, सब आगे दिया हुआ है, ये इंपॉर्टेंट वाला मैं पहले बता दे रहा हूँ। मंथली जीएसटी कलेक्शन अभी तक का हाईएस्ट कब हुआ है, जनवरी 2021 में 1.2 लाख करोड़ का हुआ है। ग्रॉस एनपीए जो पहले था कितना, 8.21%। ग्रॉस एनपीए जो होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट, 8.21% से अब हो गया है सितंबर 2020 में 7.49%, मतलब 7.5% है एनपीए, अभी भी बहुत ज़्यादा है। शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक की मैक्सिमम रिकवरी, ये आपका जो इंसॉल्वेंसी एंड बैंकिंग कोड आया था, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड आया था, उससे रिकवरी हुई है मैक्सिमम 45% जो रिकवरी है। इसमें जितनी भी रिकवरी हुई है शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक के जो लोन उनकी उसकी सबसे ज़्यादा इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड से हुआ है, 40% रिकवरी रेट है इससे। ठीक है, टोटल एक्सपोर्ट में सबसे ज़्यादा सर्विस सेक्टर का होता है, ये ध्यान रखिएगा, 48% ऑफ टोटल, जो मतलब टोटल जो एक्सपोर्ट है इंडिया का 48% सर्विस का है उसमें से। शिपिंग टर्न अराउंड टाइम अब आधा हो गया है, 4.67 डे से घट के हो गया है 2.62 डे। ठीक है, ये 2019-20 में हुआ है इतना। पिछले फाइनेंशियल ईयर में 12 स्टार्टअप यहाँ पे जुड़ी हैं, ध्यान रखिएगा, और टोटल अब स्टार्टअप का नंबर आगे देख लीजिएगा, मैंने बताया हुआ है अभी शायद 34 है, आगे देखिएगा। 2020 में ग्लोबल इकोनॉमिक आउटपुट, मतलब पूरी दुनिया की जो जीडीपी है, जो आउटपुट है, ये 3.5% गिरा।
2020-21 में ग्रोथ रेट अगर आप सेक्टर वाइज बात करें तो प्राइमरी सेक्टर यानी कि एग्रीकल्चर में ग्रोथ हुआ, सिर्फ इसमें ग्रोथ हुआ है, इसीलिए इसको सिल्वर लाइनिंग बोल रहे हैं। एग्रीकल्चर का भौकाल रहा है और इंडस्ट्रियल और सर्विस पी ले रहे हैं, यानी कि इंडस्ट्रियल 9.6% गिरा है, सर्विसेज 8.8% गिरा है, बहुत गिरा है। नेट FPI इनफ्लो अभी तक का मंथली हाईएस्ट कब आया है? नवंबर 2020 में आया है, $9.8 बिलियन का। और फैक्ट देख लेते हैं कुछ बहुत इंपॉर्टेंट। कोविड 2019 को अगर आप देखें टालने में, मतलब कि इसमें अच्छा परफॉर्म करने के लिए, कि मतलब इसका अच्छा मतलब ज़्यादा नहीं हुआ, कम। देखिए महाराष्ट्र ने बहुत ही लीचड़ परफॉर्मेंस दिया है, बहुत ही फिसड्डी रहा है ये, इसमें सबसे ज़्यादा केसेस भी आए और सबसे ज़्यादा डेथ भी हुई है, तो ये अंडर परफॉर्मर रहा है दोनों केस और डेथ में। यूपी, गुजरात और बिहार ने अच्छा परफॉर्म किया है केसेस में, मतलब नंबर ऑफ केसेस यहाँ पे कम आए हैं, ठीक है, जितनी जनसंख्या है इनकी उस हिसाब से। केरल, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश ने अच्छा परफॉर्मेंस किया है डेथ में, मतलब यहाँ पे डेथ कम हुई है, ठीक है, ये याद रखिएगा, ये डेटा जरूर आएगा, देख लीजिएगा आप एग्जाम में, एक क्वेश्चन तो आएगा इससे। कोविड-19 वैक्सीन का नाम देख लीजिए, कोविशील्ड और कोवैक्सीन है। अभी तक भारत में 29 लेबर लॉ थे। देखिए ये वनडे एग्जाम वाले ध्यान रखना, ये लोग जो है भरे बैठे रहते हैं, ये नंबर पूछते हैं, ये लोग इनके बचपन में नंबर कम आए होते हैं, इसीलिए जो एग्जामिनर है नंबर ही पूछते हैं आपसे, ये बचपन का बदला, ये अपने बचपन का बदला आपसे ले रहे होते हैं। खैर ये ध्यान रखिएगा, अब 4 लेबर कोड हो गए हैं, पहले 29 लेबर लॉ थे जिनको कंसोलिडेट करके मिला मिलू के अब जो है 4 बना दिया है, थोड़ा सिंप्लीफाई करने की कोशिश की। ये कह रहे हैं कि 2019-20 के लिए लेबर के लिए लैंडमार्क ईयर था। अभी तक भारत में कितनी बार निगेटिव ग्रोथ हुई, मतलब कॉन्ट्रैक्शन हुआ है, ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ये आएगा जरूर। अभी तक 4 फाइनेंशियल ईयर ऐसे हैं जहां पे निगेटिव ग्रोथ हुई है। चाइना से युद्ध हो गया था, कभी पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी हो गई, इसमें कोविड हो गया, ये सब। 1965-66 में हुआ था निगेटिव ग्रोथ, 1971-72 में हुआ था, 1979-80 में हुआ, और 2020-21 कोविड में हुआ। जीवीए में कंट्रीब्यूशन अगर आप देखेंगे, सर्विसेज का 54% है, इंडस्ट्री का 26% है, एग्रीकल्चर का 20% है। ठीक, ध्यान रखिएगा, रट लीजिएगा, जीवीए का डेटा ये, इसको रट लेना। जीडीपी में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है सर्विसेज, फिर नंबर 2 पे इंडस्ट्री, नंबर 3 पे एग्रीकल्चर, लेकिन सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट कौन देता है? एग्रीकल्चर। नंबर 2 पे सर्विसेज, नंबर 3 पे इंडस्ट्री। ये डेटा रटा होना चाहिए आपको। अगर इन्फ्लेशन की बात करें, सीपीआईसी में सबसे ज़्यादा वेटेज फूड एंड बेवरेज का है, इसीलिए सर्वे इसमें जो है भड़का हुआ है इसके खिलाफ, कह रहा है इसको रिव्यू करेंगे और इसका वेटेज घटा देंगे, बेस ईयर भी रिवाइज कर देंगे। मजाक की बात है, मतलब कुल मिला के फूड एंड बेवरेज का वेटेज यहाँ पे बदलने को कहा है सर्वे ने, और बेस ईयर 2011-12 से बदलने को कहा है। कह रहे हैं कि अब पुरानी बात है, अब जरा अपडेट करो उसको, मतलब कि कुल मिला के आपका जो है इन्फ्लेशन का टारगेट बदल लो, अगर आप जीत ना पाओ तो उसको पोल को और नज़दीक ला दो। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 17 गोल होते हैं, मतलब 169 टारगेट हैं, 2030 तक करना है। इंडिया के नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, भैया इसको देख लो, इसको रट लो। जो हमारा इमिशन इंटेंसिटी है एज ए परसेंटेज ऑफ जीडीपी, 2005 के लेवल तक हम लोगों को, 2005 के बेस पे मतलब आप करके 2030 तक 33 to 35% यहाँ पे लाना है। 40% जो हमारी इंस्टॉल कैपेसिटी है नॉन फॉसिल फ्यूल से 2030 तक करनी है। फॉरेस्ट और ट्री कवर में एडिशनल कार्बन सिंक बढ़ाना है 2030 तक। कितना बढ़ाना है? जो कि इक्विवेलेंट होगा 2.5 से लेके 3 बिलियन टन ऑफ CO2 तक। ठीक है। COP21 पेरिस में हुआ था 2015 में, 25 मैड्रिड में हुआ 2019 में, 2020 में हुआ नहीं क्योंकि कोविड आ गया था। लेकिन COP26 ग्लासगो UK में होगा, ये ध्यान रखना। ये क्वेश्चन जरूर आएगा, ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत 80.96 करोड़ लोगों को फूड ग्रेन दिया। ये फिगर भी पूछ सकते हैं, इसीलिए बताया है। मैं बता रहा हूँ ना आपको, ये भैया जो बता रहे हैं रट लेना, फिर एग्जाम में याद करोगे। एग्रीकल्चर इंफ्रा फंड जो है कब रिलीज किया गया? 9 अगस्त 2020 को रिलीज किया गया, लॉन्च किया गया। इसका जो आपका टाइम पीरियड कब से कब तक है? 2020-21 से लेके 2029-30 तक। ठीक है। 1 लाख करोड़ रुपया यहाँ पे इसका आवंटन किया गया है। 1 लाख करोड़ रुपए का खर्चा इसमें किया जाएगा।
सभी लोन जो 2 करोड़ तक के होंगे उनको इंटरेस्ट जो है रेट पे छूट मिलेगी 3% पर एनम की। ठीक, तो ये है। उसके बाद अगर आप देखेंगे इंटरेस्ट रेट सबवेंशन हो जाएगा, मतलब कि मछली उत्पादन पे भारत नंबर 2 पे है। नंबर 1 पे आप खुद बताइए जल्दी से कमेंट करके, नंबर 1 पे फिश प्रोडक्शन में कौन सा देश है? और इंडिया में राज्य में अगर आप देखेंगे नंबर 1 पे मछली उत्पादन में कौन सा, ये बहुत लोग को कंफ्यूजन है और 99% इस आंसर को लोग गलत देंगे, देख लीजिएगा आप। पीएलआई स्कीम जो है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव 10 सेक्टर के लिए है, 1.46 लाख करोड़ रुपया खर्चा किया जाएगा। भैया दोनों फिगर रख लेना, पूछ सकते हैं कितने सेक्टर, 10 सेक्टर, 1.46 लाख करोड़ रुपया खर्चा किया जाएगा। बाकी देखेंगे सब आगे कि कौन कौन से सेक्टर हैं। एथेनॉल ब्लेंडिंग के लिए 2020 तक टारगेट रखा है कि भैया 2020 तक जो है 10% करना है। और देखिए इतना कोशिश करो फिर भी थोड़ा बहुत डेटा गलत हो जाता है। ये 2022 तक का टारगेट है, ठीक है, लेकिन मुझे याद था इसलिए पकड़ लिया मैंने। इथेनॉल ब्लेंडिंग का टारगेट क्या है? 10% तक करना है 2022 तक, ठीक है, 2022 है यहाँ पे। और 2030 तक करना है 20%, पेट्रोल में है ये, ठीक है, पेट्रोल में 10% इथेनॉल ब्लेंडिंग का टारगेट है 2022 तक का, 2030 तक का 2030 तक का 20% करना है। ठीक, एमएसएमई की नई डेफिनेशन आ गई है। माइक्रो किसको बोला जाएगा? जिसका इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ से कम होगा, टर्नओवर 5 करोड़ से कम होगा। स्मॉल कौन बोला जाएगा? जो इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ से 10 करोड़ के बीच में होगा और जो टर्नओवर है इसका 5 करोड़ से 50 करोड़ के बीच में होगा। मीडियम किसको बोला जाएगा? जिसका इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ से 20 करोड़ होगा और जिसका टर्नओवर 50 करोड़ से 100 करोड़ होगा। ठीक, एक चैंपियंस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म किस लिए बनाया गया था? ये पूछ सकते हैं डायरेक्टली, हेल्प करने के लिए, हैंड होल्ड करने के लिए एमएसएमई जो होती हैं। ठीक है, रोड नेटवर्क लेंथ में नंबर 2 पे है इंडिया, यूएसए के बाद। इंडियन रेलवे के जो अगर आप देखें ट्रैक लेंथ में, सर्वे बता रहा है कि इंडिया 3rd नंबर पे आ गया है, लेकिन अगर आप विकिपीडिया में चेक करेंगे और गूगल में चेक करने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे 4th यहाँ पे दिखा रहा है। मैं तो 3rd वाले के साथ जाऊँगा क्योंकि हमारे ऑफिशियल सर्वे में बोला गया है। सबसे ज़्यादा एफडीआई कहाँ पे आता है? सर्विस सेक्टर में आता है। 15 राज्य ऐसे हैं, राज्य और यूनियन टेरिटरी ऐसी हैं जहाँ पे सर्विस सेक्टर का जो वहाँ की जीएसवीए यानी कि जो जीएसडीपी होती थी, स्टेट का जो जीडीपी होता था, उसमें कंट्रीब्यूशन 50% से ज़्यादा हो चुका है। हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन 80% के आसपास है चंडीगढ़ दिल्ली में। उत्तर प्रदेश में जो सर्विस का कंट्रीब्यूशन है 48.95% है और सिक्किम में लोवेस्ट है। इंडिया का शेयर सर्विस सेक्टर के एक्सपोर्ट में कितना है? 3.5%। पूरी दुनिया में जितना भी सर्विसेज का एक्सपोर्ट होता है 3.5% इंडिया का शेयर है। ठीक, फॉरेन टूरिस्ट की अगर आप बात करें तो भारत में सबसे ज़्यादा, ठीक है, सबसे ज़्यादा कहाँ से आते हैं? बांग्लादेश से, फिर यूएसए से, फिर यूके, फिर ऑस्ट्रेलिया, फिर कनाडा। ठीक है, और डोमेस्टिक टूरिज्म में बात करेंगे तो भैया किस राज्य में सबसे ज़्यादा, अगर डोमेस्टिक टूरिस्ट की बात करें तो किस राज्य में डोमेस्टिक टूरिस्ट मतलब इंडिया के ही टूरिस्ट सबसे ज़्यादा किस राज्य में जाते हैं? इंडिया के ही लोग सबसे ज़्यादा किस राज्य में टूरिज्म करते हैं? तो अब यूपी में करने लगे हैं। नंबर 1 पे यूपी आ चुका है, नंबर 2 पे तमिलनाडु, नंबर 3 पे आंध्र प्रदेश। ये सर्वे में लिखा है। ठीक है, अगर डेटा कहीं अपडेट हो, टूरिज्म मिनिस्ट्री हो या फिर कहीं, ये वाला डेटा मैंने एग्जैक्टली नहीं चेक किया है टूरिज्म मिनिस्ट्री से, वैसे सर्वे में लिखा है तो मेरे हिसाब से ठीक ही होगा। कुछ अगर इसमें कन्फ्यूजन होगा पूरे वीडियो में तो मैं पिंड में जोड़ दूंगा। ठीक है, सबसे ज़्यादा फॉरेन टूरिस्ट किस राज्य में आते हैं? तमिलनाडु में। फिर नंबर 2 पे महाराष्ट्र, नंबर 3 पे यूपी है। ठीक है, सर्वे के हिसाब से 2018-19 अच्छा ईयर रहा है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का। अब इसके ऊपर कमेंट आप ही दे सकते हैं कि अच्छा था बुरा था, इसमें मैं कोई कमेंट नहीं करूंगा। अनएम्प्लॉयमेंट रेट 2018-19 में 5.8% हो गया था, वो पहले से थोड़ा घट गया है बता रहे हैं। फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट 2017-18 में 17.5% था, अब ये पार्टिसिपेशन 2018-19 में बढ़ के 18.6% हो गया है। अब देखिए परसेंटेज ऑफ जीडीपी में कितना कंट्रीब्यूशन है। सोशल सेक्टर अगर आप बात करेंगे तो सोशल सेक्टर में 8.8% ऑफ जीडीपी खर्चा कर रही है भारत सरकार। ठीक है, कितना? 8.8% सोशल सेक्टर में। एडुकेशन में कितना शेयर कर रही है ये खर्चा? 3.5%। ध्यान रखिए, ये डेटा रट लो, ये आपको जो है एसे में
प्री में और प्लस मेंस में हर जगह इसको यूज़ कर सकते हैं। हेल्थ में 1.5% ऑफ जीडीपी इस समय कर रही है, आगे इसको कह रहे हैं कि 2.5% तक ले आएंगे। इसमें देखिए एक और चीज़ सर्वे में बोली गई है, क्योंकि अभी हमारा 1.5% के आसपास है कंट्री मतलब हेल्थ में एक्सपेंडिचर, तो इसलिए हमारी जो जेब है उसको अगर आप डॉक्टर का एक्सपेंडिचर देखेंगे आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर तो 65% है जो हम दवा ववा में लेते हैं। अगर ये 2.5% कर दे तो हम जो है ये हमारे नॉर्मल पब्लिक का 35% रहेगा आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर। इससे क्या होगा कि हमारे पास पैसे ज़्यादा बचेंगे और हम खर्च ज़्यादा करेंगे ताकि इकोनॉमिक ग्रोथ हो सकती है, ये सर्वे ने बोला है। ठीक है, उसके बाद इस समय सर्वे एक एनएसओ जो एनएसएस वाला राउंड होता है, लेटेस्ट अपडेट उसका यही है कि भैया लेटेस्ट लिटरेसी रेट, ये 2011 के सेंसस की बात नहीं हो रही है, ये लेटेस्ट जो एनएसओ का सर्वे होता है, ठीक है, ये लेटेस्ट उनके सर्वे के हिसाब से लिटरेसी रेट 77.7% हो गया है। एलिमेंट्री स्कूल लिटरेसी रेट कितना हो गया, 96%। ये एनएसए बोल रहा हूँ, एनएसएस की लेटेस्ट रिपोर्ट के अनुसार है ये। और ये अगर आप देखेंगे हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई थी 2020 में, जो कि 34 साल बाद आई थी। ये 34 साल पूछ सकते हैं आपसे कि भैया कितने साल बाद आई, 34 साल बाद, 1986 के बाद आई है, 34 साल बाद। ठीक, जल जीवन मिशन जो ग्रामीण वाला था 2019 में घोषणा हुई है और इसमें ये टारगेट है कि 3.6 लाख करोड़ रुपए खर्चा होगा, मतलब 3.6 लाख करोड़ रुपए खर्चे होंगे, टोटल आउटले है इसका। और इसमें फंक्शनल टैप वाटर कनेक्शन हर ग्रामीण हाउस होल्ड को यहाँ पे देंगे 2024 तक। ये देखिए इसमें पूछा क्या जाएगा कब तक देने का टारगेट है, 2024, रट लेना इसको। अभी तो अब तो अर्बन वाला मिशन भी कर दिया है, बाकी सब मैंने बजट में बताया, इसीलिए कहा था बजट भैया जरूर देख लेना। जो ये जल जीवन मिशन रूरल वाला है, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन के अंडर आता है। मनरेगा में जितने काम हुए उसमें से 68% तो एग्रीकल्चर रिलाइड में हुए हैं। स्टेट जीडीपी की रैंक इस समय महाराष्ट्र नंबर 1 पे है, नंबर 2 पे तमिलनाडु, नंबर 3 पे हमारा यूपी। हेल्थ सेक्टर के लिए रेगुलेटर बनाने की बात चल रही है, नेशनल हेल्थ मिशन में भी फोकस करेंगे। अब हेल्थ जो है जीडीपी का 2.5 से लेकर 3% यहाँ खर्चा करने की बात कर रहे हैं, ऐसा टारगेट रखा है इकोनॉमिक सर्वे ने। ठीक है, तो ये फैक्ट चल रहा था, ये सारी चीज़ें मतलब सर्वे ने कुल मिला के 10 चैप्टर में ये सारी चीज़ें बताई हैं, आपको मेन साइड में मिल जाएंगे। अब इसके कुछ डायग्राम देख लेते हैं, जो फैक्ट थे सारे मैंने बता दिए। सेविंग लाइव्स एंड लाइवलीहुड, यही तो मेन थीम है। ठीक है, ग्रोथ डेट लेड टू डेट सस्टेनेबिलिटी, देखिए इसमें क्या बोला है, जो हमारे मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं उन्होंने बताया कि भैया इसका ये मतलब है कि मतलब कई लोग बोलते हैं ना कि हर चीज़ में कर्जा ले रहे हो और कुकू कुकू करते रहते हैं कि इतना तुमने कर्जा ही ले लिया, क्या फ़ायदा हुआ हमको। तो ये इसमें सर्वे ने जस्टिफाई करने की कोशिश की है कि अगर हम कर्जा ले रहे हैं लेकिन उससे हम ग्रोथ कर रहे हैं तो हमको फ़ायदा है। सर्वे ने बताया कि मान लीजिए अगर हमारे पास 100 रुपये हमने कर्जा ले लिया, 100 रुपये कर्जा लिया, ठीक है, अब हमको मान लीजिए उस पर अब कर्जा लिया तो इंटरेस्ट तो देना पड़ेगा ना, तो मान लीजिए हमने 8% इंटरेस्ट दिया। ठीक है, अगर 8% हमने इंटरेस्ट दिया, 11-12% हमने ग्रोथ अचीव कर लिया मान लीजिए, तो इसमें हमको फ़ायदा क्या हुआ, 4% तो एटलीस्ट बचा हमारे पास। तो कुल मिला के जो यहाँ पे ग्रोथ है, अगर ग्रोथ हम ज़्यादा बढ़ाएंगे, क्योंकि हमारी इंडिया की ग्रोथ रेट काफ़ी अच्छी है, ये कह रहा है सर्वे। ठीक है, तो इसीलिए जो डेट है ये सस्टेनेबल है, डेट ग्रोथ हो रहा है, जो हम कर्जा लेते जा रहे हैं जो बढ़ता जा रहा है, इसमें कोई समस्या वाली बात नहीं है, आराम से रहो, ज़्यादा कुकियाओ मत। ठीक है, सब बढ़िया चल रहा है, कह रहा है सर्वे कि सरकार संभाल लेगी सब। ठीक, ये समझ में आया कॉन्सेप्ट कि नहीं, मेनली कॉन्सेप्ट समझना है ये, मतलब ग्रोथ जो है, अगर ग्रोथ हो रही है तो डेट सस्टेनेबल रहेगा, कर्जा में कोई ऐसी फटा नहीं पड़ रहा है, ये नहीं कि जो है लोग आ जाएंगे डेली तगादा करने। अगर आपने जो है ग्रोथ रेट जो हमारा होता है, ग्रोथ रेट एक्चुअली जो डेट का इंटरेस्ट हमको पे करना है उससे ज़्यादा है, तो जब तक ये ज़्यादा रहेगा तब तक हमारे लिए डेट सस्टेनेबल है, ये बताया है यहाँ पे। इसीलिए मैंने बताया कि काउंटर साइक्लिक पॉलिसी की बात कर रहे थे। क्या होता है, अगर इकोनॉमी स्लो डाउन में जाने लगे, ठीक है, तो टैक्स आप घटा दो और गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर बढ़ा दो। ठीक, और अगर इकोनॉमी फिर से रिकवरी करने लगे तो टैक्स आप बढ़ा दो फिर। ठीक है, और जो है यहाँ पे गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर घटा दो, ये चीज़ है। ये कुछ कॉन्सेप्ट समझिएगा कि मतलब क्या होता है। डज इंडियाज सोवरेन क्रेडिट रेटिंग रिफ्लेक्ट इट्स फंडामेंटल, इसमें इन्होंने बोला है साहब कि भैया
इंडिया ने आज तक ना किसी का कोई भी डेट मारा है, मतलब किसी का ऐसा नहीं कोई किया है कि किसी से लोन लिया हो फॉरेन से और हमने उस पर डिफॉल्ट कर दिया हो, कि हमने उसको मार दिया हो, हम ना दे पाए हो, उसकी जो है ब्याज ना चुका पाए हो। ऐसा कोई भी रिकॉर्ड नहीं है इंडिया का। तो आप लोग क्यों चीटिंग करते हैं हमसे? हमारे सारे फैक्टर बढ़िया हैं, हम नंबर 5 की इकोनॉमी है, नंबर 3 पे पीपीपी बेस्ड हैं, हमारे पास अच्छे खासे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हैं, सारी चीज़ में तो हम बढ़िया चल रहे हैं। कोई हमारा जो ज़्यादातर डेट है एक्सटर्नल वाला कंपोनेंट कम है। अगर आप देखेंगे पूरी दुनिया में कितना, अभी मैंने दिखाया था आपको परसेंटेज वाइज, तो सब कुछ बढ़िया है। तो फिर क्यों तुम हमारे साथ चीटिंग करते हो? ये है कि अगर ये कह रहा है, सर्वे कह रहा है कि मतलब इतना अगर जो है, जितने हमारे फंडामेंटल मजबूत हैं, सारी चीज़ों में जो टेक्निकल चीज़ें होती हैं, ये लोग देखते हैं कि भैया ये लोग लोन तो नहीं मार देगा, डिफॉल्ट तो नहीं कर देगा, इकोनॉमी तो नहीं गिर जाएगी, और जो है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कैसा है, सब कुछ हमारा बढ़िया है। अगर इतना किसी और देश का होता तब उनको ये लोग रेटिंग देते हैं ए प्लस, या फिर ऐसे करके रेटिंग देते हैं, हमें देते हैं बी प्लस। तो ये क्यों ऐसा हमारे साथ जो है दुबाती कर रहे हो? तो इसीलिए इन लोगों को अपना ये जो स्टैंडर्ड है, ये लोग पक्षपात करते हैं जो, ये बदलना पड़ेगा। और ये हमारे साथ नहीं, चाइना के साथ भी करते हैं, ये इन्होंने बताया है, सिंपल बात ये है। तो ऐसा नहीं कि हमारी रेटिंग अगर खराब है तो हमारे फंडामेंटल भी खराब है, हमारे फंडामेंटल मजबूत हैं। और ये वाली बात मजाक वाली नहीं है, ये बात सही है, सत्य है। ये कोविड के बाद भी इकोनॉमी पूरी दुनिया की पूरी एकदम जो है तबाह हो चुकी, ख़त्म हो चुकी है। इंडिया में भी हुआ है, कई लोगों के साथ बहुत ही जॉब चली गई है, बहुत सारी जो है स्लो डाउन आ गया है, रिसेशन आ गया है, जॉब्स नहीं, लेकिन फिर भी किसी तरह इंडिया जो है अपने फंडामेंटल हमारे इतने मजबूत हैं, हमारे अंदर जो है इंटरनल भी इतनी डिमांड है कि उसी में सारी चीज़ें जो है खपत हो जाती है, डिमांड सप्लाई धीरे धीरे जो बैलेंस बना रही है, ये बात बताई गई है। फिर बताया कि इनइक्वालिटी और ग्रोथ कॉन्फ्लिक्ट है या कन्वर्जेंस है। देखिए इसमें सिंपल बोला है कि इनइक्वालिटी पे अभी टारगेट मत करो। ये देखा गया है कि अगर आप ग्रोथ करोगे तो ओवरऑल जो है जितना इकोनॉमी में ग्रोथ होगा उतना जो है पैसा आएगा, एटलीस्ट पावर्टी घटेगी। जब पावर्टी, गरीबी घट जाएगी तो धीरे धीरे जो है इनइक्वालिटी भी घट सकती है। ठीक है, तो इसीलिए अभी इनइक्वालिटी पर इतना टारगेट करने की जरूरत नहीं है। अभी हमारा टारगेट है ग्रोथ ज़्यादा करिए, जितना ग्रोथ होगा उतना ज़्यादा। मान लीजिए जो है फैक्ट्री है, अब उसमें उसका प्रोडक्शन, अगर जितना ग्रोथ होगा तो उसमें डिमांड बढ़ा। अब अभी तो उसमें 100 बिस्कुट निकल रहे थे डेली। जब ग्रोथ हुआ, लोगों के पास पैसा आया, लोगों ने खूब सारे जो है बिस्कुट खाने चालू किए, तो 100 की जगह 150 बिकने लगे। 150 बिकने लगे तो और लोगों की डिमांड यहाँ पे हुई कि भैया और लोगों को लाओ, नहीं तो बनाएंगे इसे, और लोग को जॉब मिली। तो ये पावर्टी से कुछ लोग घटे, तो ये धीरे धीरे जो है इनइक्वालिटी को भी घटा देगा, ये कह रहा है। हेल्थ सेक्टर टेक सेंटर स्टेज, मतलब कि भैया हेल्थ को यहाँ पे आपको करना जरूरी है, हेल्थ पे फोकस करिए। 1.5% जीडीपी का खर्चा कर रहे हो, इतना नहीं है, और खर्चा करना पड़ेगा यार, और यहाँ पे थोड़ा फोकस करिए। एटलीस्ट 2.5% से लेकर 3% तक करिए। इससे क्या होगा कि जो लोग हैं उनका अभी आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर 65% है, वो घट के 35% हो जाएगा। जब लोगों के पास पैसा ज़्यादा बचेगा तो वो इकोनॉमी में खूब खर्चा करेंगे, खूब पप जाएंगे, खूब यहाँ पे उड़ाएंगे। तो जो है धीरे धीरे, जब देखिए सिंपल बात हो, डिमांड सप्लाई का गेम है। जितना आप जो है पैसा खर्चा करोगे उतनी डिमांड बढ़ेगी, उतने लोगों को जॉब मिलेगी, उतनी इकोनॉमी, पूरी साइकिल है, मतलब इकोनॉमी वो बढ़ेगी। प्रोसेस रिफॉर्म कह रहे हैं कि भैया इतनी तुमने जो है अपने आप ही को बुराई करी है इन्होंने, खैर, कि इतने ज़्यादा यहाँ पे रूल्स रेगुलेशन बना रखे हैं कि कोई अपना डिस्क्रिशन यूज ही नहीं करता है। क्योंकि अब देखिए, मान लीजिए कोई ईमानदार ऑफिसर भी है, तो उसको जो है अगर आप वो फॉलो भी करना चाहे तो वो इतने रूल्स रेगुलेशन है, इतने सिस्टम बना रखा है कि वो अपना डिस्क्रिशन ही नहीं यूज कर पाता है। इतने रूल हैं कि अगर वो चाहे भी तो वो भी नहीं ठीक से कर पाता है काम। जगह जगह फॉर्म, जगह जगह सब कुछ इतने, इसीलिए इसको थोड़ा सा ओवर रेगुलेट मत करो। कंप्लायंस लोग कर रहे हैं, मतलब अगर कोई प्रोसेस बनाई गई है, कंप्लायंस में दिक्कत नहीं है, दिक्कत है ओवर रेगुलेशन की। तो इसीलिए रेगुलेशन यहाँ पे सिंप्लीफाई किया जाए, प्रोसेस में रिफॉर्म लाया जाए, ईज ऑफ डूइंग को ज़्यादा बढ़ावा दिया जाए, ये सब बात करी गई है। ठीक है, ये कह रहे हैं रेगुलेटरी फॉरबियरेंस एंड इमरजेंसी मेडिसिन नॉट स्टेबल डाइट। देखिए जो भी, जैसे 2008 में अगर मान लीजिए जब भी क्राइसिस आई थी, उसके बाद जो भी यहाँ पे दवाई दी गई, आरबीआई ने कई सारे मेजर लिए, गवर्नमेंट ने कई सारे फिजिकल मेजर लिए, तो वो थोड़े दिन के लिए दो। मान लीजिए जैसे कोविड में है, अभी कोविड में इकोनॉमी गिरी
तो भैया सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना ला दी, आत्मनिर्भर भारत के पैकेज लॉन्च कर दिए, ठीक है। तो ये मिनी बजट कई सारे ला दिए, इकोनॉमिक खूब सारे जो है पैकेज दे दिया, आर्थिक पैकेज दे दिया, स्टिमुलस दे दिया। तो जब इनको जरूरत है सरकार को कि यहाँ इकोनॉमी एकदम जो है गिरी जा रही है, तब आप करो। अब ये नहीं कि कोविड वाले जो मेजर हैं वो आप अगले 10 साल तक चलाओ, ठीक है। जब इकोनॉमी थोड़ी संभलने लगे तो उसको छोड़ दो, अपने आप इकोनॉमी जो है डिमांड सप्लाई के साइकिल में आने दो, ताकि वो अगर आप वही चीज़ बार बार डोज देते रहोगे, मतलब सिंपल बात ये है कि अगर आप जो है बीमार होते हो, ठीक, तब आपके ग्लूकोज चढ़ाया जाए, तब तो ठीक है कि आप जो है चलो स्वस्थ हो जाओगे, आपको दवाई वही खिला दी जाए। अब लेकिन आप मान लीजिए आप बीमार हुए, एक बार आपके जो है कुछ हो गया, निकल गया, आपके कुछ बुखार आ गया, आपको 2-3 दिन तक तो दवाई देकर ठीक किया जा सकता है। अब ये नहीं कि वही दवाई आप 5 साल आपको खिलाई जाए। अगर आप 5 साल आपको वही चीज़ खिलाई जाएगी, बढ़िया पड़े हो, वहीं ग्लूकोज आ रहा है, कोई एक आ रहा है जो है वो खिलाने, कोई एक आ रहा है टीवी दिखाने, तो आप पड़े पड़े लुल हो जाओगे, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे जैसे ही आप थोड़े से ठीक होते हो तो आपको आपकी हालत छोड़ देना चाहिए, आपको काम कराओ, आप जो है अपना काम करो। तो यही है इकोनॉमी का हालत, कि अगर जो है यहाँ पे आपको तभी यहाँ पे सारी चीज़ें लीजिए, मेजर लीजिए, स्टिमुलस दीजिए जब उसको ज़रूरत है, जब वो अपने आप खड़ी हो सकती है तो थोड़ा सा इकोनॉमी को अपने आप खड़ा होने दीजिए। ये बताया सब कुछ। इनोवेशन में हम टॉप 50 में आ गए हैं, 48 रैंक थी हमारी जीआईआई में, लेकिन यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर ज़्यादा इसमें R&D में इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा है। तो प्राइवेट सेक्टर से अपील है कि भैया अपनी स्पेंडिंग बढ़ाओ और R&D में जो है ज़्यादा करो। जय हो PMJ एडॉप्शन, इसका क्या मतलब है? ये जो आपका ये आयुष्मान भारत ये सब आया था, इसमें क्या कहा है कि अगर देखिए जिन लोगों ने इसको अडॉप्ट किया था उन लोगों का फ़ायदा ही हुआ है। वहाँ पे हेल्थ जितने पैरामीटर होते हैं, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, IMR, ये सब इम्प्रूव हुआ है एज़ कम्पेयर टू वो वाले स्टेट जो ज़्यादा स्मार्ट बन रहे थे, ज़्यादा हीरो बन रहे थे, जैसे वेस्ट बंगाल, ठीक है। तो वहाँ पे जो ये हेल्थ वाले इंडिकेटर हैं, पैरामीटर हैं, वो गिरे हैं, ये कह रहे हैं, ठीक है। तो मतलब सरकार का कहना है कि जो इनके साथ खड़ा होगा वही जो है इंडिया में बड़ा होगा। बेयर नेसेसिटी मतलब कि बुनियादी जो आवश्यकता संबंधी यहाँ पे सूचकांक है, कह रहे हैं कि 2012 में बहुत कम था ये सारी जगह की, एक मतलब मूलभूत जो यहाँ पे सुविधाएं चाहिए होती हैं, जो नेसेसिटी होती हैं ज़िंदगी को जीने के लिए, वो सब पानी और हाउसिंग, ये सब बताया था, 5 डायमेंशन है जो, उसमें 2012 में बड़ी समस्या थी, लेकिन ये 2018 में सारी जगह बढ़ा है, पूरे इंडिया में बढ़ा है, मतलब सब बढ़िया चल रहा है। ये यहाँ पे दिखाने की कोशिश की है। ये सब इकोनॉमिक सर्वे कह रहा है, मैं नहीं कर रहा हूँ, मेरे ऊपर मत चढ़ना, ठीक है। जो आपको बोलना है कमेंट करके सरकार को बोलिए, मैं वो चीज़ बता रहा हूँ जो लिखी हुई है सर्वे में एज इट इज़। अब देखिए ये कुछ यहाँ पे पिक दी हैं और ये बहुत ही शानदार तरीके से पिक बनाई गई है। प्रेजेंटेशन के मामले में तो मैंने आपको बताया कि काफ़ी बढ़िया है, तो ये पिक आप देखिए, बहुत बढ़िया है। और कुछ कुछ डेटा बार बार आएगा, ये पर्पस इसका यही है कि आप लोगों को अगर इकोनॉमिक सर्वे का स्टडी फॉर सिविल सर्विस का अगर आपने पापा वीडियो देखा है तो आपसे एटलीस्ट गलत ना हो जाए, ठीक। इसमें क्या कहा है देखिए, वही चीज़ें जो बताई हैं जो चैप्टर में यहाँ पे किया है। ह्यूमेन और विजनरी पॉलिसी यहाँ पे अपनाई गई है। कोविड में फोकस ये किया गया है कि भैया GDP भले गिर जाए, क्योंकि GDP तो हम अचीव कर लेंगे, लेकिन ज़िंदगी बचनी चाहिए, क्योंकि जान है तो जहान है। समझ रहे हैं बात आप? जान बचाया जा सकता है अगर देखिए लाइफ जो ह्यूमन रिसोर्स है वो सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स होता है, NCERT में भी पढ़ा होगा आपने, ठीक। तो भारत ने कोविड में उस पे फोकस किया कि भैया इंडिया फोकस्ड ऑन सेविंग लाइव्स एंड लाइवलीहुड, शॉर्ट टर्म पेन लिया है लॉन्ग टर्म गेन के लिए, ठीक। इंडिया केवल इकलौता ऐसा कंट्री है जिसने कि कोविड के टाइम में जो है यहाँ पे आपने क्या बोल दिया, डिजास्टर को अपॉर्चुनिटी में बदल दिया, यानी कि यहाँ पे आपने कैपिटल इन्वेस्टमेंट कर दिया, बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर, खूब सारे जितने प्रोजेक्ट बचे हुए थे, कह रहे हैं कि उस पर काफ़ी फोकस किया गया है, ठीक है, स्ट्रक्चरल यहाँ पे किया गया है। और GDP ग्रोथ तो रिकवर हो जाएगी, लेकिन ह्यूमन लाइफ को नहीं। अगर आप देखिए आदमी मर गया तो कहाँ से लाओगे GDP? तो फिर भी आदमी के दिमाग जो है कई सारी चीज़ें करके किसी तरह जो है वापस लाई जा सकती है, तो इसलिए लोगों को बचाना जरूरी है, ठीक। और यहाँ पे फिर बताया कि उसी तरह से यहाँ पे अब ये जो डिमांड और ये सब पॉलिसी है, इसमें तभी अभी एक्सेलेरेटर दबाया जब यहाँ पे ब्रेक रिमूव कर दी। कुल मिला के वही सारी चीज़ें, वी शेप्ड इकोनॉमी अब धीरे धीरे जो है यहाँ पे देखिए इंडिया में, पूरे इंडिया में देखेंगे तो सेकेंड वेव नहीं आ पाई, बल्कि कई सारी कंट्री में आई है। बहुत सारा जो है मेगा वैक्सीनेशन ड्राइव चल रहा है, ये सारी चीज़ें हैं।
फिर कह रहे हैं काउंटर साइक्लिक पॉलिसी, ये देखिए ये रेड कलर का है, ये है आपका, ये प्राइवेट सेक्टर का कंजम्पशन है, ये ग्रीन कलर का देख रहे हैं गवर्नमेंट का है। जीडीपी अगर आप एनसीईआरटी की क्लास 12 की माइक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर 2 में देखेंगे, एकदम लास्ट में दिया हुआ है जीडीपी की डेफिनेशन, तो इसमें सी प्लस आई प्लस यहाँ पे जी दिया हुआ है, प्राइवेट कंजम्पशन, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। जब दोनों ये खत्म हो रहे थे एकदम, तो गवर्नमेंट को एक्सपेंडिचर करना चाहिए, वही सारी चीज़ें बताई गई हैं यहाँ पे। ये मैं काउंटर साइक्लिक पॉलिसी 2 बार एक्सप्लेन कर चुका हूँ, यही वही यहाँ पे है। ठीक है कि भैया अगर इकोनॉमी स्लो डाउन में चल रही है तो आप अपना एक्सपेंडिचर बढ़ा दो, ठीक है, और जो है टैक्सेस कम कर दो, और जब आपकी इकोनॉमी बढ़िया रिकवर करने लगे तो टैक्सेस बढ़ा दो और जो है अपना एक्सपेंडिचर कम कर लो। वही सारी चीज़ें यहाँ पे ग्राफ के माध्यम से समझाई हैं। कुछ और ग्राफ देख लेते हैं, यही चीज़ें जो मैंने बताई थी भी कि भैया इंडिया के सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग जो ये एजेंसियां चीटिंग करती हैं, हमको हमेशा BBB माइनस और Baa3 ये देती हैं, और जबकि हमारे सारे पैरामीटर में हम बिल्कुल खरे हैं। अगर ये वाले पैरामीटर का कोई दूसरा कंट्री होता तो ये लोग उसको जो है उसके पास लबर लबर करने चले जाते, तुरंत उसको ए वो सब दे देते। ये चीज़ है कि इन्फ्लेशन हो, जनरल गवर्नमेंट डेट हो, साइक्लिकली जो एडजस्टेड प्राइमरी बैलेंस हो, करंट अकाउंट बैलेंस हो, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी अगर देखा जाए ओवरऑल इंडिया की बाकी के देशों से काफ़ी बढ़िया है। 5 साल सरकार चलती ज़रूर है, भले ही करप्शन हो, जॉब ना दे पाए, कोई भी और चीज़ें हों, वो सारी सरकारों के साथ है। ठीक है, रूल ऑफ लॉ की बात करें, हाँ रूल ऑफ लॉ एटलीस्ट पेपर में तो है ही, और अमीरों के लिए तो है ही, और ये सारी चीज़ें जो है इकोनॉमिक सर्वे भी गरीब आदमी तो नहीं पढ़ता होगा, तो रूल ऑफ लॉ भी है। कुछ कुछ चीज़ें भले ही कमियाँ हैं, सिस्टम बढ़िया है। ठीक है, पाताल लोक अगर आपने सीरीज देखी होगी, सारे सिस्टम के पुर्जों को अपना अपना काम पता है, सब बढ़िया तरीके से करते हैं। कंट्रोल ऑफ करप्शन, हालांकि वैसे तो नहीं है, करप्शन तो बहुत है इंडिया में, बहुत ही ज़्यादा करप्शन है, अभी भी है, पहले भी था, पहले से अभी कम हुआ है कि नहीं ये तो कोई नहीं बता सकता है, लेकिन डिजिटल चाहे जितना भी कर लो, जो लोग को करना है, लोगों के खून में घुसा हुआ है करप्शन, ये लोग डिजिटल में भी सारे जो है यहाँ पे अपने अल्टरनेटिव खोज लेते हैं। समझ रहे हैं आप, आजकल जैसे जैसे जो टेक्नोलॉजी बढ़ी है, ये भी ज़्यादा स्मार्ट होते जा रहे हैं। ठीक है, खैर मतलब कुल मिला के अगर बाकी हम लोग कहीं से अपना ये सब जो कर रहे हैं, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन हो गया, शॉर्ट टर्म एक्सटर्नल डेट बहुत कम है हमारा, रिजर्व रेशियो हो गया, सोवरेन डिफॉल्ट हिस्ट्री, हमने कभी आज तक लोन का डिफॉल्ट किया ही नहीं है, जितने लोन लिए सब चुकाए हैं। तो जब सब बढ़िया है तो क्यों तुम हमको नहीं दे रहे हो? सिंपल बात ये है, अपना जो है स्टैंडर्ड बढ़ाओ, और ये जो है एक समान नज़रों से देखो, ये नहीं कि वहाँ पे अगर उनकी वही पैरामीटर है तो वहाँ पे लबरियाने चले गए, हमने अगर सब तरक्की दिखा दी तो हमें तुम्हारी देने में दिक्कत हो रही है। ठीक, ये है ग्रोथ यहाँ पे करते जाओ, इसका ये मतलब है ग्रोथ से एटलीस्ट पावर्टी तो घटेगी, और इसका कोई ऐसा रिलेशन नहीं है इनइक्वालिटी के लिए, तो कम से कम पावर्टी तो घटा लो, ये है कुल मिला के बात। हेल्थ स्टेज ने जो है धीरे धीरे सेंटर स्टेज ले लिया है। अगर आप 1.5% अभी जीडीपी का खर्चा कर रहे हैं हेल्थ पे, जब 2.5% कर दोगे तो जो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर है 65% से 35% आ जाएगा। देख रहे हैं आप, वियतनाम का जो है कम है, चाइना का कम है, तो हमें यहाँ पे इस पे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। ज़्यादा पैसा हेल्थ में खर्चा करो, प्रोसेस रिफॉर्म ले लो, इतनी ज़्यादा यहाँ पे ओवर रेगुलेट कर रखा है, हर जगह जगह पे चप्पे चप्पे पे यहाँ पे चेक पॉइंट बना रखे हैं, जिसका फ़ायदा लोग उठाते हैं, गवर्नमेंट में घुसे हुए लोग। इवन यहाँ पे गवर्नमेंट के सिस्टम में क्लर्क हो गया, जो भी लोग हैं खूब पैसा कमाते हैं, ये पेल के कमाई करते हैं ये लोग। गवर्नमेंट में बहुत करप्शन है, प्रोसेस अगर थोड़ी ईजी हो, ऐसी हो कि जो है लोगों तक समझ में भी आए, और काफ़ी सारे सिंपल रेगुलेशन होने चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए डिसीजन मेकिंग, ताकि लोगों को जवाबदेह भी होना चाहिए गवर्नमेंट को। अगर कोई गवर्नमेंट ऑफिसर जो है करप्शन कर रहा है, उसकी कुछ यहाँ कुछ ना कुछ होनी चाहिए। जन सुनवाई पोर्टल खोल जरूर दिया है, उस पर जवाब ही नहीं देता है कोई। अब मान लीजिए जन सुनवाई जो पोर्टल है उसका वही जो लोग उनको संचालित कर रहे हैं, वही अगर मान लीजिए केयरलेस हो जाए तो कौन वहाँ पे सुनेगा? इन ट्रांसपेरेंसी की ज़रूरत है यहाँ पे बढ़ाने की, और स्ट्रॉन्गर सिस्टम आप बनाइए, अकाउंटेबिलिटी मेंटेन रखिए, और यहाँ पे एक्सपोज रिजोल्यूशन मैकेनिज्म पे फोकस करिए। ये सारी चीज़ें यहाँ पे हैं।
फिर यहाँ पे देखिए रेगुलेटरी फॉरबियरेंस एंड इमरजेंसी मेडिसिन नॉट स्टेपल डाइट। समझ रहे, मैंने बताया था ना कि अगर आप बीमार हो गए हो तो दवाई थोड़े दिन के लिए दी जा सकती है, ये नहीं कि उसी को, मान लिया आपको बीमारी में कोई इंजेक्शन लगा, 3 दिन तक लगा आप ठीक होगा, अब ये थोड़ी ना कि डेली आपके इंजेक्शन, आपको मजा आने लगा आप इंजेक्शन ले रहे हो डेली, तो स्टेपल डाइट नहीं बन रही है। ठीक है, ये यहाँ पे दिखाया है इस ग्राफ के माध्यम से कि देखिए 2008 में कोई क्राइसिस हुई थी, यूएस वाली हाउसिंग क्राइसिस, जिससे पूरी दुनिया इफेक्ट हुई थी। तो यहाँ पे कई सारे मेजर लिए थे गवर्नमेंट ने, आरबीआई ने। अब लेकिन इनको यहाँ पे हटा देना चाहिए था 2015 तक, इन्होंने जारी रखे। इसका फ़ायदा कई सारे बैंकों ने उठाया, खूब सारा जो है लोन वोन बांट दिया। समझ रहे हैं, जब ये इजी नॉर्म कर दिए तो ये जो है ये प्राइवेट वाले भी ऐसा कोई कमज़ोर नहीं होते हैं करप्शन करने में। चंदा कोचर जी और कई सारे एग्जाम्पल हैं, नीरव मोदी और कितने सारे तो हैं यार, कहाँ कहाँ नाम लें हम। ठीक, तो ये सारे लोग जो है इनको यहाँ पे हटा देना चाहिए था, और यहाँ पे ये वाली चीज़ें जो इमरजेंसी की होती हैं उसको उसी टाइम तक रखो, ये सारी चीज़ बताने की कोशिश करी है। ठीक है, वही सारा यहाँ पे देखिए ग्रोथ एक्सपोर्ट में और कैसे जो है टोटल एक्सपोर्ट में किस तरह से ये सब दिखाने की ओवरऑल मैंने पिक्चर आपको बता दी कि भैया यहाँ पे हटा लेते, जब यहाँ पे इमरजेंसी हो तभी आप करिए। ठीक है, थोड़े दिन तक करो, ये नहीं कि उसको स्टेपल डाइट बना दो। प्राइवेट वालों को बोला है, अब देखिए ये जो फिगर है इसमें क्या बोला है, इसमें यहाँ पे बोला है कि आपका ये जो गवर्नमेंट का शेयर है, गवर्नमेंट का शेयर जो है, देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो R&D पे 56% खर्चा करती है, जबकि जो बिजनेस सेक्टर है वो सिर्फ 37% खर्चा करता है। ठीक, और जबकि बाहर की जो दूसरी इकोनॉमी टॉप 10 वाली, उसमें बिजनेस सेक्टर 68% खर्चा करता है, हम लोग यहाँ सिर्फ 37% खर्चा करते हैं R&D में। इतना पैसा छापते हैं लेकिन R&D में करने में दिक्कत होती है इनको, तो 68% तक लाओ, ये सरकार ने बोला है। ठीक है, और सरकार भी जो है इधर उधर फालतू के जो है प्रचार प्रचार में जो है खर्चा करने से बढ़िया कुछ R&D में करें। सरकार भी क्यों 56% कर रही है, ये भी अपना बढ़ाएं, इतना टैक्स कलेक्ट करते हैं ये लोग, ये थोड़ा बहुत इधर भी कर दें। ये नहीं कि सिर्फ अपने मंत्रियों की सुरक्षाओं में और प्लस गाड़ियों में खर्चा करें। इंडिया का GDP का जो ग्रॉस एक्सपेंडिचर है R&D पे सिर्फ 0.65% है। क्यों है भैया? अरे तो आप अपना, सरकार भी तो अपना बढ़ाइए, 0.65% क्यों है? जब R&D नहीं करोगे तो सारी चीज़ें कैसे सिंप्लीफाई करोगे, कैसे सारी चीज़ों की इफिशियंसी बढ़ाओगे, कैसे आप GDP बढ़ाओगे, कैसे नई नई जॉब क्रिएट करोगे, कैसे नई नई फील्ड लाओगे? खुद भी तो देखो आप, ग्रॉस एक्सपेंडिचर R&D पे एटलीस्ट 3-4% होना चाहिए, हेल्थ पे होना चाहिए, एडुकेशन पे होना चाहिए, ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो खैर ये वाली गवर्नमेंट ने जो है यहाँ प्राइवेट सेक्टर को पेला है कि इतने सारे टैक्स इंसेंटिव देते हैं तुम लोगों को, फिर भी तुम लोग R&D पे खर्चा नहीं करते हो। 37% से बढ़ा के उसको बढ़ाओ, मतलब कुछ मिला के कुछ। आयुष्मान भारत का ये देखिए इफेक्ट हुआ है, मतलब जो हमारे साथ खड़ा रहेगा वही इंडिया में बड़ा होगा। ये देखो, जो लोग यहाँ पे खड़े रहे, NFHS का सर्वे आया, इसमें बताया गया कि भैया जिन लोगों ने अडॉप्ट किया प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जो थी, ठीक है, आयुष्मान भारत वाली जो, उसमें देखिए इसका जो है यहाँ पे बढ़िया इफेक्ट रहा, और जिन लोगों ने नहीं किया उनके यहाँ घट गया। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो हैं, जैसे कि क्या क्या इम्प्रूव हो गया वहाँ पे, इन्फेंट और चाइल्ड मोर्टेलिटी IMR और MMR हो गया। ठीक है, ये सॉरी IMR और चाइल्ड मोर्टेलिटी हो गया, मैटरनल चाइल्डहुड हो गया, ट्रीटमेंट ऑफ डिसीजेज हो गया, चाइल्ड वैक्सीनेशन हो गया, सब कुछ यहाँ पे मतलब बढ़िया हो गया, और जिन लोगों ने नहीं किया उनके साथ दिक्कत हो गई, ये चीज़ है। ठीक, उसके बाद इम्प्रूव्ड एंड इक्विटेबल एक्सेस टू बेयर नेसेसिटी, मतलब ज़िंदगी जीने के लिए जो मिनिमम सुविधाएं हैं वो बढ़ी हैं, ये कह रहा है सर्वे, मैं नहीं कह रहा हूँ, सर्वे कह रहा है, प्लीज़ मुझे मत पेलिए फालतू में। ऑल इंडिया का 2012 का आप स्टेटस देखिए, इसमें कह रहा है कि देखिए रेड रेड है, जो रेड मतलब हमेशा खतरा होता है, तो ये सारी जगह नहीं था ऐसा कि कम से कम बुनियादी सुविधाएं भी नहीं थी। 2018 में देखिए बढ़ गया, पूरा पीला पीला जो है ये बढ़ गया है, देख रहे हैं, तो पीला वाला ये बढ़ गया, और ग्रीन वाला सबसे बेटर है, तो ग्रीन वाला भी आने लगा है, मतलब सबसे बेहतरीन। ठीक, ग्रीन वाला पहले जरा सा था, तो मतलब ओवरऑल इन्होंने ये कह रहे हैं 2012 से लेके 2018 में जो बुनियादी सुविधाएं हैं वो बढ़ी हैं। अब यहाँ पे कुछ कुछ जो मैंने अभी तक दिए फैक्ट, अब उन्हीं की पिक के माध्यम से देख लेते हैं। देखिए इंडिया की GDP नंबर 6 पे है। ठीक, नॉमिनल GDP में नंबर 1 पे US, चाइना, जापान, जर्मनी, UK के बाद।
2 पॉइंट जो है करीबन $7 ट्रिलियन है, आसपास रहती है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाती है। पीपीपी में इंडिया नंबर 3 पे है, चाइना और यूएस के बाद में। अच्छा, जीडीपी नॉमिनल में तो यूएस नंबर 1 पे है, पीपीपी में चाइना नंबर 1 पे है, ये ध्यान रखिएगा। सेंसेक्स का ऑल टाइम हाई आया था 15 फरवरी को, खैर उसके बाद भी आ चुका है, तो ये बार बार आता रहता है। लेटेस्ट डेट बताइए कोई पता करके कब आया था? अभी तो एक दिन ये 52,000 से भी और ऊपर चला गया था ये, ठीक है। फिर एक पर कैपिटा इनकम मैं आपको पहले बता चुका हूँ, नंबर 1 पे गोवा है, फिर सिक्किम है नंबर 2 पे, फिर दिल्ली है, फिर चंडीगढ़ है, फिर हरियाणा है। ये पर कैपिटा इनकम सबसे ज़्यादा है, ठीक है। और ये देख सकते हैं आप यहाँ पे, ये वाला डेटा बिल्कुल ये आरबीआई की साइट से निकाला है मैंने, 2018-19 का ही लेटेस्ट है, इसके बाद कोई आया भी नहीं, 2019-20 का पूरा डेटा नहीं आ पाया है। तो गोवा, सिक्किम, दिल्ली, चंडीगढ़, हरियाणा, ठीक। हम लोग पीछे से टॉप किए, नंबर 2 पे। हम पीछे से भी टॉप नहीं कर पाए, पीछे से टॉप, लास्ट से टॉप किया है बिहार ने, मतलब बिहार में पर कैपिटा इनकम सबसे कम है, और सेकंड लास्ट है हम यूपी वाले, ठीक है। तो 2018-19 में जो यूपी वालों की है ये आपकी पर कैपिटा इनकम 66512 है। हालांकि मुझे नहीं लगता कि इसमें जो सरकारी लोग होंगे, वो लोग जो ये करप्शन करके पैसा कमाते हैं, ये वाली चीज़ें जुड़ी होंगी, वो पैरेलल इकोनॉमी चला देते हैं। अगर आप देखेंगे जाके कानपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी में या फिर किसी भी गवर्नमेंट ऑफिसेज में जाइए, लेबर वाला डिपार्टमेंट हो गया, लोग जो है कोई काम फाइल आगे बढ़ती नहीं है जब तक आप पैसा ना दो। ये पता नहीं सिस्टम कौन बदलेगा, कब बदलेगा। अब लोगों अगर कह दो कि भैया कि करप्शन में तुम पैसे ना दो तो तुम बड़े जो है वो 30 मार खान बन रहे हो। तो ये समस्या ये है कि अगर आप पैसे ना दो तो डेली टरकाएंगे, डेली टरकाएंगे, पूरा सिस्टम का काम रोक के रख देंगे, क्योंकि वो गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, तो उनके पास भैया एक अलग ही ठसक है, उनका कुछ कर पाओगे नहीं आप, ठीक है। अगर आपने कुछ किया तो फिर और आपको फालतू में जो है वो नुकसान पहुंचाएंगे, वो जेल भिजवा देंगे। तो इसलिए पैसा तो देना पड़ता है। कुछ ऐसा डिजिटल वाले का यूज करना चाहिए कि एटलीस्ट करप्शन खत्म हो जाए। खैर, स्टेट वाइज पावर्टी रेट यहाँ पे सबसे ज़्यादा है छत्तीसगढ़ का, देख लीजिए, और इंडिया का 21.9 है, ठीक। ये सबसे ज़्यादा बिहार का नहीं, ध्यान रखिएगा। यूपी का कितना है ये भी देख लो, कहीं पड़ा होगा इधर। उत्तर प्रदेश का है पावर्टी रेट 29.4%, बिहार का भी देख लो, बिहार का कितना है 33.7%, एमपी का भी देख लो, एमपी वाले भी कुछ कुछ हमको देखते रहते हैं, तो ये वाला एमपी का, हाँ एमपी का है ये 31.7%, ठीक। कई सारी पिक विक ली हैं। अब देखिए ये वाला जो है मैंने आपको स्टार्टिंग में ही फैक्ट में बता दिया था, माइग्रेंट की पॉपुलेशन जो है पूरी दुनिया की जितनी पॉपुलेशन है उसमें से 3.6% तो माइग्रेंट ही हैं, ठीक है। सबसे ज़्यादा किस देश के लोग माइग्रेट होते हैं? इंडिया के होते हैं। लार्जेस्ट डायस्पोरा किसका है? इंडिया का। फिर मैक्सिको है, फिर रशिया है, फिर चाइना, मैक्सिको रशिया सेकंड पे है, चाइना थर्ड पे है, सीरिया फोर्थ नंबर पे है। सबसे ज़्यादा किस देश में जाते कहाँ पे हैं? यूएस में जाते हैं, जर्मनी में, और फिर सऊदी अरेबिया में। इंडिया से सबसे ज़्यादा कहाँ जाते हैं? मैंने आपको बताया था, यूएई, यूएसए, सऊदी अरेबिया। बर्थ प्लेस ऑफ माइग्रेंट सबसे ज़्यादा मतलब कहाँ के जो ये माइग्रेंट होते हैं वो कहाँ सबसे ज़्यादा पैदा होते हैं? ये यूरोप में होते हैं, और सबसे ज़्यादा माइग्रेंट रहते भी यूरोप में ही हैं। इतना डेटा आपको याद रखना है, ठीक है। बाकी यहाँ पे ये पूरी दी हुई है, ये जो यूएन की साइट्स है वहाँ से मैंने डेटा लिया है। आपको एक बार पढ़ना हो तो पढ़ लीजिए। जो काम की चीज़ है वो मैंने इतनी चीज़ों में लिख दी है, बस इतनी अपने काम की है। आप लोग को अगर पढ़ना है यहाँ पे आप पढ़ लीजिए, बाकी पेड को में पीडीएफ मिल जाएगी, देख लीजिएगा, ठीक। रेमिटेंस में इंडिया नंबर 1 पे है। 2019 में $83.3 बिलियन आया था, 2020 में $76 बिलियन हो सकता है। करंट अकाउंट में 17 साल बाद अब हमारा जो है सरप्लस हो जाएगा, 2% ऑफ जीडीपी। पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा माइग्रेंट प्रवासी इंडिया के हैं, ये फिर से बता दिया यहाँ पे। वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट 2020 आई थी, ये वाली विश्व प्रवासन जो रिपोर्ट है आपकी, इधर से चलो जूम कर देते हैं, ये लो। इसके हिसाब से देखिए विदेश में रह रहे प्रवासियों की सबसे बड़ी संख्या भारत की है, ठीक है। तो ये वाली चीज़ आप देख सकते हैं, और बाकी जो मैंने इम्पॉर्टेंट वाला लिख दिया है। करंट अकाउंट हमेशा जो है 2.2% डेफिसिट के आसपास रह रहा था 10 सालों से, लेकिन अब ये ट्रेंड बदल चुका है, और ये फाइनेंशियल ईयर 2019-20 के Q4 में जो आया था इसका, ये सरप्लस में आ गया था 0.1%। और हम लोग 17 साल के बाद एनुअल
एनुअल मतलब कि साल में हम लोग का करंट अकाउंट सरप्लस होने वाला है एटलीस्ट 2% ऑफ जीडीपी। फाइनल डेटा तो आएगा 2%, याद रखिएगा। देखिए ये है करंट अकाउंट का, ये जो है टोटल ग्राफ देख रहे हैं आप, ये जो है ये वाला जो लाइन दिख रही है ये करंट अकाउंट बैलेंस टू जीडीपी है। देखिए हमेशा ये नीचे थी, ठीक। तो ये हमेशा जो है ये टोटल यहाँ पे बिलियन डॉलर में है, इधर परसेंटेज में है, तो हमेशा 2% के आसपास, देखिए 2% के आसपास ग्राफ बना रहा था। अब ये जो है क्वार्टर वाइज देखिए, क्वार्टर 4 जो था 2019-20 का, इसमें पॉजिटिव आ गया, और ये क्वार्टर में और पॉजिटिव आ गया क्योंकि इंपोर्ट हमने कम किया। 2 में भी आया, ओवरऑल मतलब 2020-21 में ये 2% का सरप्लस रह सकता है। अच्छा ये बताइए, किसी ने यूपी बजट देखा होगा, तो यूपी में रिवेन्यू सरप्लस कितना है, कितना था यूपी बजट के हिसाब से, जल्दी से बताइए 2020-21 का कितना रह सकता है। ठीक, ये देखिए लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर, ये सब मैं पहले ही इसीलिए लिख चुका हूँ। चाइना हो गया है लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर इंडिया का, और नंबर 2 पे यूएसए आ गया है। ये सब जो मैंने पहले लिख दिया था उसी का भी यहाँ पे है डेटा पूरा, ठीक है। तो इंडिया चाइना का ट्रेड कितना है, 77.7 बिलियन डॉलर, और अगर चाइना ने यूएसए को रिप्लेस कर दिया है, 2 वे ट्रेड जो यूएसए और इंडिया का था 75.9 बिलियन डॉलर हुआ है, जबकि चाइना और इसका कितना हुआ है 77.7 बिलियन डॉलर हुआ है, ठीक। वही सारी चीज़ें जो है मैं शुरू में बता चुका था आपको। तो ये जो है चीन ने वित्त वर्ष 2020-21 की पहली छमाही में अमेरिका को पछाड़ते हुए भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बन गया है, ठीक। 2020 में याद रखिएगा। तो अब ये जो है ट्रेड पार्टनर हमारा कौन कौन है, चाइना, फिर जो है यूएसए, नंबर 3 पे यूएई, ठीक। बाकी मैंने आपको बता दिया है सब, स्टार्टिंग में जो फैक्ट लिखे थे उसमें सब बता दिया था, ठीक है। ये जो टॉप 10 हमारे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट आप देख सकते हैं, फिगर देख सकते हैं, ये इसको बड़ा करके देखते हैं, ये सब डेटा इकोनॉमिक सर्वे में ही आता है। देखिए टॉप 10 इंपोर्ट हमने क्या क्या किया, नंबर 1 पे पेट्रोलियम क्रूड, नंबर 2 पे पेट्रोलियम प्रोडक्ट, 3 पे गोल्ड, फिर टेलीकॉम, फिर कोल, फिर पर्ल और ये सब प्रेशियस स्टोन, इलेक्ट्रॉनिक, ऑर्गेनिक केमिकल, वेजिटेबल, कंप्यूटर हार्डवेयर, इंडस्ट्रियल वाला मशीनरी और आयरन स्टील, ठीक। ये है हमारा, ये इतना रटने की जरूरत नहीं है। देखिए ये 2020 वाला जो डेटा है, इसके टॉप 3 अगर आपको याद हो तो बस बहुत है। ये पहला वाला 14.3% क्या है, ये पेट्रोलियम क्रूड है, नंबर 2 पे 6% ये क्या है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, नंबर 3 पे गोल्ड है। इतना रट लीजिए बस काफ़ी है मेरे हिसाब से। एक और अगर करना है तो टेलीग्राम जो टेलीकॉम इंस्ट्रूमेंट्स है, ठीक है। हिंदी वाले में भी यही बना था, ये हिंदी वाले इकोनॉमिक सर्वे में सिर्फ ये हिंदी में लिखा था, ठीक है। कोई इंग्लिश में दिया नहीं था, इन लोगों ने इंग्लिश पे ही ज़्यादा प्रेफर करते हैं। मैंने जो भी दिया है वही पिक दे रहा हूँ मैं आपको। टॉप 10 में एक्सपोर्ट क्या किया है, 3 अगर एटलीस्ट याद कर लीजिए, अप्रैल से नवंबर तक का ये डेटा है। ये 8.8% हमने पेट्रोलियम प्रोडक्ट किए हैं, 7.1% हमारा ड्रग फॉर्मुलेशन बायोलॉजिकल हो गया, 3rd नंबर पे पर्ल और ये वाला हो गया, पर्ल प्रेशियस और सेमी प्रेशियस स्टोन। टॉप 3 याद कर लीजिए, बाकी एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। टॉप 10 इंपोर्ट सोर्सेज, ये सब मैं इसीलिए देखिए स्टार्टिंग में मैंने लिख दिया था, लेकिन उसका फिगर दिखा रहा हूँ। सबसे ज़्यादा हमने इंपोर्ट देखिए ये है, ये वाला देखना है 2000 जो अप्रैल से नवंबर तक 2020 तक, ये डेटा देखना है हम लोग को। सबसे ज़्यादा हमने इंपोर्ट कहाँ किया, सॉरी ये क्या है, हाँ टॉप सबसे ज़्यादा इंपोर्ट कहाँ से किया, चाइना से। देखिए नंबर 1 पे हमारे इंपोर्ट का 17.7% चाइना से किया, नंबर 2 पे यूएसए से किया 7.5%, नंबर 3 पे ये आपका यूएई से किया, फिर हांगकांग, सऊदी अरेबिया, जर्मनी, इराक, इंडोनेशिया, साउथ कोरिया, सिंगापुर, ठीक, और फिर स्विट्जरलैंड से डेटा नहीं दिया है, सिंगापुर तक दिया है। सबसे ज़्यादा हमने एक्सपोर्ट कहाँ किया, यूएसए में किया, ये वाला डेटा देखना है ब्लू वाला, 18% हमने एक्सपोर्ट अपना यूएसए में किया, चाइना में सिर्फ 7.8% कर पाए, यूएई में 5.6%, हांगकांग में 3.7%। बस इतना काफ़ी है मेरे हिसाब से, टॉप का रखिए। देखिए हम लोगों का जो एक्सपोर्ट वाले में नेपाल टॉप 10 से हट चुका है, अभी 11वें नंबर पे आ गया है, और इंपोर्ट वाला जहां हमसे कम करते थे इसमें स्विट्जरलैंड 11वें नंबर पे आ गया है, सिंगापुर ने एंट्री ले ली है 10वें नंबर पे। ये कुछ और चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं, ये इंडिया का जो मर्चेंटाइज ट्रेड है, ट्रेड बैलेंस विद मेजर कंट्री, समझ रहे हैं बात आप, मतलब कि ट्रेड बैलेंस हमारा पॉजिटिव किसके साथ है, निगेटिव किसके साथ है। कि पॉजिटिव वहाँ पे होगा जहाँ हम एक्सपोर्ट ज़्यादा करेंगे, इंपोर्ट कम करेंगे, निगेटिव वहाँ पे होगा जहाँ पे हम इंपोर्ट ज़्यादा करेंगे और एक्सपोर्ट कम करेंगे। तो सबसे ज़्यादा पॉजिटिव जो मेजर कंट्रीज़ हैं अगर आप उसमें बात करेंगे तो यूएसए का है। देखिए
$15 बिलियन का है, बताइए। क्योंकि हमने यहाँ पे एक्सपोर्ट कितना किया, $31.3 बिलियन का, और इंपोर्ट किया सिर्फ $16.3 बिलियन का। और चाइना के साथ आप देखिए हमारा -25.2 है। एक तरफ तो सरकार जो है आत्मनिर्भर भारत और नेशनलिज्म की सारी चीज़ें जो है प्रमोट करती है, चाइना से बताइए हम इतना ट्रेड डेफिसिट पे हैं, कैसे इसको जो है करा जाए? क्या सरकार को इस पे नहीं ध्यान देना चाहिए? बहुत ज़्यादा यहाँ पे ध्यान देने की ज़रूरत है। चाइना को एकदम जो है निकाल के फेंक दो। लेकिन फिर भी समस्या है कि चाइना हर जगह इतना घुसा हुआ है बुरी तरह से। एक बेशरम का पौधा होता है, देखा है आपने कभी? उसको अगर आप नहीं भी उगाओगे कहीं तो भी वो उगता जाता है, कोई पानी किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है। ऐसे और भी कई सारे, एक वो अगर आपने सुना होगा, खैर अभी उसका नाम नहीं याद आ रहा है मुझे, आपको नाम याद है तो बताइएगा। खैर आप ये मर्चेंडाइज ट्रेड बैलेंस आप देख लीजिए। मेजर कंट्री में यूएसए के साथ पॉजिटिव है, बांग्लादेश, नेपाल, यूके, नीदरलैंड, श्रीलंका, टर्की तक के साथ हमारा पॉजिटिव है। कतर के साथ से निगेटिव है। सबसे ज़्यादा निगेटिव मेजरली चाइना के साथ है। ये वाली चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं। यही चीज़ें देखिए, इंडिया ने ट्रेड सरप्लस यहाँ पे अचीव किया था जून 2020 में, 18 साल बाद। ये मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ। ट्रेड डेफिसिट जो है ये घटा है हमारा, क्योंकि हमने इंपोर्ट कम किया है, ठीक, और एक्सपोर्ट खूब किया है। तो ये ट्रेड डेफिसिट हमारा अप्रैल से दिसंबर 2020-21 तक $57.5 बिलियन था, जबकि पिछले हमारे फाइनेंशियल ईयर में $125.9 बिलियन था। ऑब्वियस सी बात है, जब हम ले ही नहीं रहे इम्पोर्ट तो घटेगा ही ट्रेड डेफिसिट, ठीक है। यही सब चीज़ें यहाँ लिखी हुई हैं, यही ग्राफ दिखा रहा है, हर जगह वो वी शेप दिखाएगा। ये ट्रेड बैलेंस देख रहे हैं आप, ये ट्रेड बैलेंस हमारा जो है जनरली निगेटिव तो रहता था, लेकिन ये एकदम से घटा। ये आप देख रहे हैं इंपोर्ट क्योंकि हमारा घटा है, ये दिख रहा है ना साहब साहब। ये आपको फिगर पढ़ना आता है ना? देखिए ये ग्रीन वाला फिगर यहाँ लिखा हुआ है इंपोर्ट का है, ये जो लाल वाला है ये एक्सपोर्ट का है, तो लाल वाले बिंदी बिंदी वाला है ये एक्सपोर्ट का हो गया। और ट्रेड बैलेंस क्या हो गया? ट्रेड बैलेंस ये जो बार है नीले कलर के, तो देखिए ट्रेड बैलेंस हमारा जो है घटता गया है, ठीक। अब फिर जो है बढ़ने लगा जब इकोनॉमी यहाँ पे फिर से रिवाइव कर रही है। वही सब चीज़ें यहाँ पे बताई हैं। कमोडिटी जहाँ पे ट्रेड बैलेंस हमारा फेवरेबल है, तो वो वाली देखिए कौन कौन सी कमोडिटी हैं। ये वाला डेटा आप देख सकते हैं। ड्रग फॉर्मुलेशन बायोलॉजिकल, यानी कि औषधि फॉर्मुलेशन जैविक, मैरीन प्रोडक्ट हो गया, गोल्ड वाला हो गया, और आरएमजी कॉटन हो गया, कॉटन फैब्रिक हो गया, आयरन स्टील, आयरन ओर, ये सारी बासमती, ये सब चीज़ें। अच्छा वेजिटेबल, ये बताइए कि एग्रीकल्चर का हमारा हाईएस्ट मतलब लार्जेस्ट एक्सपोर्ट का क्या हम करते हैं और इंपोर्ट क्या करते हैं, ये मैंने बताया हुआ एग्रीकल्चर डेटा में। उसके बाद इकोनॉमिक पापा आएगा जब, उसमें तब ये फिर से बताएंगे सारी चीज़ें। कम्युनिटी जहाँ पे ये जो है अनफेवरेबल है, यानी कि प्रतिकूल है, तो पेट्रोलियम में हमारे पास है ही नहीं इंपोर्ट का, हमारा 70-80% ज़्यादा तो इंपोर्ट ही होता है। गोल्ड हो गया, कोल कोक हो गया, टेलीकॉम, इलेक्ट्रॉनिक, वेजिटेबल ऑयल हमको ख़रीदना पड़ता है, और बीच बीच में कुछ कुछ कुकी आने लगते हैं मलेशिया का, जैसे एक बीच में केस हो गया था। कंप्यूटर हार्डवेयर हो गया, फर्टिलाइजर, प्लास्टिक, और ये एयरक्राफ्ट, ठीक। एक्सटर्नल डेट मैंने आपको सारी चीज़ें बताई रखी हैं। देखिए ये पूरा फिगर है जो मैंने शुरू में बताया था। अब देखिए इंडिया का अगर आप देखेंगे टोटल डेट एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी, इंडिया का कितना है? ये 122.9% है, जबकि बाकी कंट्री का देखिए कितना है। जापान का 450% है, समझ रहे हैं? टोटल डेट एज परसेंटेज ऑफ जापान जीडीपी। गवर्नमेंट डेट जो इंडिया का कितना है? सिर्फ 68.1%। जापान का देखिए 237% है। और प्राइवेट डेट जो है इंडिया का कितना है? 54.8, और जबकि इनका देखो जापान का 207% है जीडीपी का। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं। इंडिया का ओवरऑल जो डेट है ये लोवेस्ट है, तो इसीलिए डेट सस्टेनेबल है। और उन्होंने, मैंने बताया था कॉन्सेप्ट भी क्या बताया था, कि अगर हमने 100 रुपये का लोन लिया, मान लीजिए 8 रुपये ब्याज चुका भी दिया, तब भी 12 रुपये हमने ग्रोथ कर ली है। तो 12 ग्रोथ कर लिया मतलब 112 बना दिए, 8 चला भी गया तब भी 2-4 रुपये तो अपने पास बचा, ठीक है। तो गवर्नमेंट का जो डेट पोर्टफोलियो है ये बहुत ही कम फॉरेन जो है एक्सचेंज रिस्क पे है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। देखिए कंपोनेंट अगर आप देखेंगे तो हमारा सेंटर का जो शेयर है 70% है, स्टेट का शेयर है 30%, एक्सटर्नल लाइबिलिटी देखिए सिर्फ 6% है। तो हमारा मतलब एक्सटर्नली जो है हमने ज़्यादा नहीं लिया है, ज़्यादातर इंटरनल लाइबिलिटी है, हमारे अपने ही लोगों का मार रखी है, मतलब अपने ही लोगों से सारा जो है कर्ज ले रखा है।
प्लीज़ जो है किसी भी देसी भाषा की उसके लिए माफ़ी चाहूँगा, लेकिन कोई भी इंटेंशन कहीं भी ना एब्यूजिव वर्ड यूज़ करने का है ना कुछ भी, लेकिन फ्लो बना रहे और मज़ा आता रहे पढ़ाई में और पढ़ाने में। इसीलिए मैं बिल्कुल जो है प्योर देसी लैंग्वेज यूज़ करता हूँ जो कानपुर में या यूपी में बोली जाती है। इंडिया का एक्सटर्नल डेट है टू, ये हटा दीजिए, ये वाली पिक नहीं है यहाँ पे। ये इसमें कन्फ्यूजन हो जाएगा एक्चुअली। ये क्या है, ये लो रिस्क वाला है। वेरी लो जो फॉरेन एक्सचेंज रिस्क वाला है वो सिर्फ 2.7% है। अब आप कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए इस पिक को हटा ही दो। इंडिया का ओवरऑल डेट ये मैंने बताया, अभी गवर्नमेंट डेट बताया और प्राइवेट बताया, और ये जो है स्ट्रक्चर बता दिया। कंपोनेंट बताया था एक्सटर्नल डेट का कितना है, ईसीबी सबसे ज़्यादा, फिर एनआरआई, एफडीआई 14.8% बढ़ा है अप्रैल अक्टूबर में। पिछले साल के कंपैरिजन में सबसे ज़्यादा जो है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हार्डवेयर में आया, सबसे ज़्यादा एफडीआई सिंगापुर से आया, सेकंड पे यूएसए रहा। यही सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हैं। ईसीबी सबसे बड़ा कंपोनेंट है एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग का, नंबर 2 पे एनआरआई डिपॉजिट है। ये चीज़ें आपको देखनी है, ठीक। वही सब देखिए, सेक्टर वाइज देखिए, एफडीआई कहाँ सबसे ज़्यादा है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हार्डवेयर में, ठीक है। सिंगापुर से सबसे ज़्यादा एफडीआई आया, और यूएस जो है, यूएस जो है ये सेकंड हो चुका है, ठीक है।